हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम माई सेल्फ पुष्पेंद्र दुबे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप सभी को मालूम है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव का मतलब होता है अपूर्ण, मतलब जो पूर्ण नहीं हुआ हो और जो लगातार चल रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों, भविष्य में होने वाली वे क्रियाएं या फिर भविष्य में की जाने वाली वो क्रिया जो पूर्ण नहीं हुई है, जो लगातार चल रही है या फिर चल रहा है और वो कंटिन्यू है, इसको दर्शाने के लिए जिस टेंस के कालखंड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रिकॉग्नाइजन क्या होता है? तो रिकॉग्नाइजन होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लटका होगा, बैठा होगा, खड़ा होगा, रहा होगा, रही होंगी, सोता होगा। दोस्तों, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आपके लिए एक आम पहचान है, लेकिन इसके बाद जो शब्द लिखे हुए हैं, लटका होगा, बैठा होगा, खड़ा होगा, रहा होगा, रही होंगी, सोता होगा, ये आपके लिए कुछ हद तक डिफरेंट हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि स्कूल में रहा होगा, रही होंगी तक भी बताया जाता है, लेकिन यहां पे जो चीजें लिखी हुई हैं, लटका होगा, बैठा होगा, खड़ा होगा, सोता होगा, ये आपके लिए बहुत हद तक नया है। अब इस पहचान को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसको किस आधार पर लिखा गया है। मान लीजिए दोस्तों, अभी वर्तमान में कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि आप कल 10 बजे क्या कर रहे होंगे। अभी वर्तमान है और कल जो मेरा आएगा वो मेरा भविष्य होगा। तो अभी मुझे कोई पूछता है कि कल 10 बजे आप क्या कर रहे होंगे, तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि कल 10 बजे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा। कल 10 बजे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा। तो देखिए, ये पहचान आपका मैच किया, रहा होऊंगा, रही होंगी। तो दोस्तों, वो कार्य कंटिन्यू रहेगा, उसको मैं पढ़ के छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। 10 बजे की बात हो रही है कल की, तो कल 10 बजे मैं उस कार्य में कंटिन्यू रहूंगा, मैं करता रहूंगा उस कार्य को मैं स्टॉप नहीं करूंगा। वैसे ही मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूं कि अमन कल क्या कर रहा होगा, अमन कल क्या कर रहा होगा, तो वो व्यक्ति मुझे जवाब देता है कि अमन कल परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो कंटिन्यू करता रहेगा, वो ब्रेक नहीं लेगा, वो स्टॉप नहीं करेगा, वो कर रहा होगा। अब मान लीजिए वहां पे मैं कोई टाइम भी मेंशन कर देता हूं कि कल अमन 12 बजे क्या कर रहा होगा। याद रखिएगा, मैं वर्तमान में इस बात को पूछ रहा हूं, लेकिन मैं किस वक्त के बारे में बात कर रहा हूं? मैं आने वाले समय, मतलब कल के 12 बजे के बारे में बात कर रहा हूं। तो वो व्यक्ति मुझे बोलेगा कि कल 12 बजे अमन परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि 3 बजे या फिर 2 बजे उसका एग्जाम है। तो दोस्तों, इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें स्टॉप नहीं लगा, वो कार्य लगातार चल रहा होगा। वैसे ही देखिए, लटका होगा, बैठा होगा, खड़ा होगा का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मुझसे पूछता है कि आपके घर में कैलेंडर नहीं है क्या, आपके घर में कैलेंडर नहीं दिख रहा। तो मैं उसको बोलूंगा कि दोस्त, आप जाना और मेरे घर के दीवार पे आप देखना, वहां पे कैलेंडर लटका होगा। लटका होगा कहने का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यू लटका रहेगा। जैसे देख लीजिए, ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड कंटिन्यू लटका हुआ है ना। क्या ये व्हाइट बोर्ड लटक के उतर गया, या फिर क्या ये व्हाइट बोर्ड लटकने वाला है? तो दोस्तों, जैसे कि ये अभी लटका है, तो ये वर्तमान में लटका है, लेकिन मैं कल के बारे में बात कर रहा हूं कि कल मेरा कैलेंडर जो है वो दीवार पर लटका होगा, आप जाके देख लेना। क्योंकि वो व्यक्ति आज मेरे पास आया है और आज मुझसे पूछता है कि आपके घर में कैलेंडर है कि नहीं, तो मैं उसको बोलता हूं कि कल आप जाके देखना, या फिर आज शाम को ही जाके देखना, क्योंकि आने वाला समय हमारा भविष्य कहलाता है ना। चाहे अभी से 1 घंटे बाद का ही क्यों ना हो, वो हमारा भविष्य है। तो दोस्तों, मैं उसको पुनः बोलता हूं कि आप फिर से आप घर जाइए और घर जाके आप देखेंगे कि मेरा जो कैलेंडर है वो दीवार पर लटका होगा। तो वो कंटिन्यू लटका रहेगा, उसके जाते ही वो उतर तो नहीं जाएगा, वो लटका रहेगा। और कब लटका रहेगा? भविष्य में लटका रहेगा, क्योंकि वो आदमी तो अभी वर्तमान में मेरे साथ है ना, वो भविष्य में जाएगा तो भविष्य में लटका हुआ मिलेगा उसको। तो इसलिए इसमें लटका हुआ को हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के पहचान के रूप में लिया है। बैठा होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे पूछता है कि आपके दादाजी कहां हैं, दिखते नहीं हैं आजकल। तो मैं उनको बोलूंगा कि आप सुबह आना, मेरे दादाजी सुबह घर के बाहर बैठे होंगे। आमतौर पर होते हैं ना कि बुजुर्ग लोग घर से बाहर निकलते हैं और सुबह सुबह कभी सैर पे निकलते हैं, तो कभी घर के बाहर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी नींद पहले खुल जाती है, जल्दी खुल जाती है। तो मैं क्या कहूंगा कि आप कल सुबह आइए, मेरे दादाजी घर के बाहर बैठे होंगे। मतलब बैठे होंगे तो वो कंटिन्यू बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो बैठ के उठ के चले गए, तो वो बैठे रहेंगे। तो उसको दर्शाने के लिए मैं बोलूंगा कि मेरे दादाजी कल आपको सुबह बैठे हुए मिलेंगे, या फिर कल बाहर में बैठे रहेंगे, आप जाके मिल लेना। मतलब वो कंटिन्यू रहेंगे।
खड़ा होगा। मान लीजिए कोई आदमी मुझसे पूछता है कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए रोहन, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है, वो कहाँ है या फिर वो मुझे कहाँ मिलेगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि यार वो कुछ परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसका फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस गया है या फिर बैंक गया है, तो आप जाके देखना वो बैंक में खड़ा होगा या फिर वो पोस्ट ऑफिस में खड़ा होगा। तो खड़ा होगा कहने का क्या मतलब है कि वो भविष्य में खड़ा होगा, मतलब कल खड़ा होगा। उसको मैं कब मिलने के बारे में बोल रहा हूं, वो व्यक्ति मुझे आज पूछ रहा है, आदमी के बारे में मुझे आज पूछ रहा है कि वो कहां होगा। तब मैंने उसको कहा कि अगर तुमको मिलना ही है तो तुम कल बैंक चले जाना, कल 10 बजे या फिर कल 12 बजे 2 बजे वो बैंक में खड़ा होगा, मतलब वो कंटिन्यू रहेगा ना, वो खड़ा रहेगा वहां पे। तो उसको दर्शाने के लिए मैं खड़ा होगा का इस्तेमाल कर रहा हूं। रहा होऊंगा, रही होंगे के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैं कोई कार्य कर रहा होऊंगा कल 10 बजे, आज शाम को 4 बजे, मतलब आने वाले किसी भी समय में, अभी को छोड़ करके आने वाला कोई भी समय जिसमें मैं कंटिन्यू रहूंगा, लगातार रहूंगा, वो मेरा कहलाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। सोता होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको देखिए, आमतौर पर यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब सोता होगा की बारी आती है तो इसका मतलब क्या हुआ। सोता होगा कहने का मतलब ये नहीं कि सोता ही आएगा, ये ता होगा के रूप में आ सकता है। मैंने सोता होगा इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए आप मुझे पूछेंगे कि यार मैं राहुल से मिलने जा रहा हूं कल 8 बजे, मैं कल राहुल से 8 बजे मिलने जा रहा हूं, राहुल 8 बजे क्या कर रहा होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि अरे यार 8 बजे मत जाना, क्योंकि राहुल 8 बजे सोता होगा। कल सुबह जाने के बारे में बात कर रहा है वो कि मैं कल 8 बजे उनसे मिलूंगा, और मैंने उनको पहले से ही क्या बोल दिया कि 8 बजे मत जाना, वो 8 बजे सोता होगा, मतलब 8 बजे सो रहा होगा, वो सोकर उठा नहीं रहेगा। अब वैसे ही मान लीजिए आप मुझे पूछते हैं कि मोहन क्या कर रहा होगा कल रात को 9 बजे, तो मैं आपको बोलूंगा कि यार 9 बजे उससे मिलने मत जाना, वो 9 बजे खाता होगा, मतलब खा रहा होगा, उसका डेली का रूटीन है, रेगुलर बेसिस पे वो उसको खाता रहता है 8 बजे खाना या 9 बजे खाना। तो मैं आपको बोल देता हूं पहले से कि 9 बजे मत जाना, वो 9 बजे खाता होगा, मतलब खाता रहेगा, खा रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से इस पहचान को आपको ध्यान में रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आमतौर पर होता क्या है कि आप कभी भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं तो आप कई जगह पे कंफ्यूज होते हैं और आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, और इसका दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि सही पहचान अगर आपको मालूम नहीं रहेगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको हमेशा फंसाएगा। अब यहां पे एक और एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तीनों पे अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज पहनने की बात होती है, जैसे मैं ये शर्ट पहना हूं, मान लीजिए वर्तमान में कोई आदमी आपको पूछता है कि अमुक आदमी या फिर दिनेश, सुरेश, महेश अभी कौन सा शर्ट पहना है। होता क्या है कि कई बार हम किसी जगह पे किसी व्यक्ति को लेने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन में मान लीजिए कोई राहुल नाम के व्यक्ति को आपको रिसीव करना है। अब राहुल नाम के व्यक्ति को रिसीव करना है, मैं कब के बारे में बात कर रहा हूं, अभी के बारे में बात कर रहा हूं, आज के बारे में। तो मैं आपको कॉल करके बोलता हूं कि यार मेरा एक दोस्त है राहुल जो रेलवे स्टेशन आ रहा है, तुम जाओ उसको लेकर के आ जाना। तो आप उसकी आइडेंटिटी पूछेंगे, आप उसकी पहचान पूछेंगे कि वो कैसा शर्ट पहना है, तो मैं बोलूंगा यार वो ब्लू कलर का शर्ट पहना है, जाके उसको ले आना। ब्लू कलर का शर्ट पहना है, पहना है मतलब क्या हुआ, वो लगातार पहना हुआ है, मतलब वो उसके शरीर पर लगातार है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, इसको आप किसी दूसरे टेंस में या फिर किसी भी ग्रामर में बनाने की कोशिश मत करना। अगर मान लीजिए मैं भूतकाल के बारे में बात करूं कि यार तुम उस दिन रेलवे स्टेशन राहुल को लेने गए थे, तो वो कौन से कलर का शर्ट पहना था, तो आप बोलेंगे वो ब्लू कलर का शर्ट पहना था। इसका मतलब क्या है कि भूतकाल में जब आप उससे मिले, पास्ट में आप उससे मिले, तो उस वक्त वह ब्लू कलर के शर्ट को पहना था, मतलब वो शर्ट उसके शरीर पे कंटिन्यू था। तो इसके लिए भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। अब वैसे ही मैं भविष्य में इसको लेके बता रहा हूं इसी वाक्य को कि यार मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, उस दिन उसने कहा है कि वो वहां पे मिलेगा और वो अपने ड्रेस कोड में रहेगा, वो अपने ड्रेस पहना रहेगा। तो मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन से कलर का ड्रेस पहनता है, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि वो कौन से कलर का ड्रेस पहना होगा। तो मैं आपको बोलता हूं यार उनका ड्रेस तो ब्लू कलर का होता है, मेरे ख्याल से वो उस दिन ब्लू कलर का शर्ट पहना होगा।
पहना होगा। अब देखिए पहना होगा का मतलब क्या है, भविष्य में ये चीज चल रहा होगा, मतलब भविष्य में वो व्यक्ति ब्लू कलर का शर्ट पहना होगा जो कंटिन्यू रहेगा उसके शरीर पर। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों को पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं ब्लू कलर का शर्ट पहना हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वह ब्लू कलर का शर्ट पहना था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। या फिर वे ब्लू कलर के शर्ट पहने होंगे, या फिर पहना होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इन पहचान को आपको अच्छे तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब देखते हैं रूल नंबर 1 अफर्मेटिव को। रूल नंबर अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर सिंपल पढ़ाया, तो आपको बताया कि शैल विल में से शैल का इस्तेमाल आमतौर पर अब बंद हो गया है मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में, तो आप शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सारे वाक्यों में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कुछ भी बनाए, हम सिर्फ विल का इस्तेमाल करेंगे। चाहे सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे हो, ही सी इट नेम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, हमें सिर्फ विल का इस्तेमाल करना है, शैल का बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए नोट लिखा है कि शैल और विल किसके साथ लगेगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब कभी भी आप स्कूल में कोई टेस्ट देते हैं या कोई एग्जाम दिलाते हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बोला था ना कि स्कूल में टीचर इन सब को मानते हैं कि शैल और विल किसके किसके साथ लगाना है, इसमें वो आपका मार्क्स माइनस कर देते हैं। तो यहां पे आपको फंसना नहीं है, ये चीज आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। जब आप स्कूल में टेस्ट देंगे या फिर कोई बोर्ड एग्जाम देंगे तो शैल विल को आप इसी नियम के हिसाब से, इसी नोट के हिसाब से लगाएंगे। अन्यथा आपको जनरली जब आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, आपको सामान्य तौर पर अंग्रेजी बोलना है, तो उसके लिए आपको शैल का इस्तेमाल नहीं, विल का इस्तेमाल करना है। पहला एग्जांपल क्या कहता है, अंकित पैसे बचा रहा होगा। वैसे पैसे बचाना बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। जैसे अभी इस समय कोविड-19 का कहर पूरे विश्व को घेर के रखा है, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। इस वक्त जिसके पास सेविंग मनी है, जिसके पास पैसे बचे होंगे, वही सबसे ज्यादा खुश होगा। जो कमाता है और खाता है, जिसके पास आमदनी का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, दोस्तों उनके लिए यह बहुत ही कठिन समय है। इसलिए मैं आपको भी कहूंगा कि व्यर्थ में पैसे मत बहाइएगा, आप पैसे बचा करके रखिए। फिलहाल इसको ट्रांसलेट करते हैं। अंकित पैसे बचा रहा होगा, सब्जेक्ट कौन है, अंकित, तो हमने लिख दिया अंकित। हमको लेना है विल, तो हमने ले लिया विल, चूंकि हमको सेल लेना ही नहीं है। अब इसमें क्या है, बी, तो हमने ले लिया यहां पे बी। ये रूल में आया है बी, याद रखिएगा। इसमें आपको क्यों, कैसे, किसने कहने का जरूरत नहीं है कि ये बी क्यों आ गया, भाई रूल है, रूल में बी आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो आपको बी लेना ही पड़ेगा। इसको आप मजबूरी समझिए या रूल का निर्देश समझिए। तो हमने बी ले लिया। अब क्या क्रिया हो रही है, बचाने की, तो बचाने को बोलते हैं सेव। कभी भी आप लोग पैसा वैसा बचाते हैं तो आप लोग बोलते हैं ना कि मैं सेविंग कर रहा हूं या मैं पैसे बचा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं सेव करना। अब सेव के साथ क्या लगाया हमने, आईएनजी लगाया, तो ये बन गया सेविंग। किसको बचा रहे हैं, पैसे को बचा रहे हैं। तो सेंटेंस क्या बना, अंकित विल बी सेविंग मनी। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, बच्चे कुर्सी पर बैठे होंगे। तो दोस्तों बच्चे को हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन। याद रखिएगा चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। आप चिल्ड्रंस मत कीजिएगा। मैंने आमतौर पर देखा है कि कुछ बच्चे गलती करते हैं, चिल्ड्रन के साथ उन लोग एस लगा देते हैं इसका प्लूरल बनाने के लिए। तो दोस्तों चाइल्ड अपने आप में सिंगुलर होता है, अब इसका प्लूरल बनाने के लिए ही हम लोगों ने इसको चिल्ड्रन बनाया। अब इसमें और क्या एस लगाएंगे आप, इससे ज्यादा प्लूरल होगा क्या, नहीं होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइल्ड का ही प्लूरल चिल्ड्रन होता है। तो ऑलरेडी हमने प्लूरल यहां पे लगा दिया है चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे हैं बहुत सारे। अब देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल लगाना है, बी लगाना है, फिर वर्ब क्या है, बैठने की, तो बैठने को बोलते हैं सिट, साथ में हम लोग आईएनजी लगाएंगे, तो ये हो गया सिटिंग। और इस सिटिंग में डबल टी क्यों हुआ, ये मैंने आपको जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया है, आप जाके वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। अब किस में बैठे हुए हैं वो, तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो पर के लिए हमने लगा दिया ऑन और कुर्सी के लिए हमने लगा दिया चेयर। तो दोस्तों चिल्ड्रन विल बी सिटिंग ऑन चेयर, या फिर आप ऑन द चेयर्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप यही रहने दो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा यहां पे एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, कुर्सी के लिए कई बार आप ऑन लगते देखेंगे, कई बार आप इन लगते देखेंगे। तो ये ऑन और इन कब कब लगता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घर में 2 प्रकार के चेयर मिलते हैं, एक आर्मलेस चेयर होता है जिसमें हाथ रखने के लिए नहीं होता, और एक होता है आर्म वाला कुर्सी जिसमें हम लोग हाथ रख के ऐसे बैठते हैं। तो दोस्तों अगर आर्म वाला चेयर है तो दोनों के बीच में हम लोग बैठते हैं, दोनों के अंदर में हम लोग बैठते हैं, तो उसके लिए आप इन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मान लीजिए वो आर्मलेस चेयर है, उसमें हाथ रखने की जगह ही नहीं है, तो आप किसके अंदर बैठ रहे हैं,
आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आप अंदर नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन आम वाले चेयर में आप कुर्सी के अंदर में बैठते हैं, दोनों तरफ उसका लगा रहता है कुछ भी जिसमें आप हाथ रखते हैं आम रखने के लिए, और उसके अंदर आप बैठते हैं तो उसके लिए आप इन लगाते हैं, नहीं तो आप ऑन का इस्तेमाल करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कहता है मैं उस वक्त व्यायाम कर रहा होऊंगा। यहां पे आप पहचान को देख लीजिए, यहां पे आपका रिकॉग्नाइजन लिखा हुआ है, रहा होऊंगा, रही होंगी, तो इसके हिसाब से ये सेंटेंस बना है। मैं उस वक्त व्यायाम कर रहा होऊंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मुझसे मिलता है आज और वो मुझे पूछता है कि यार कल सुबह 6 बजे मुझसे आपसे मिलना है, आप 6 बजे कल क्या कर रहे होंगे? तो मैं उसको बोलता हूं कि यार कल 6 बजे मैं व्यायाम कर रहा होऊंगा, मतलब मैं कंटिन्यू रहूंगा, व्यायाम करता रहूंगा, आप उस वक्त मत आइएगा। मैं के लिए हमने लिखा आई, चूंकि पहले सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने लिया विल, अब हमने लिया बी। अब क्या क्रिया हो रही है? व्यायाम करने की। तो देखिए दोस्तों, हम व्यायाम करने को एक शब्द में भी लिख सकते हैं, एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज के साथ अगर हम लोग आईएनजी लगा दें तो एक्सरसाइजिंग हो जाएगा। चूंकि एक्सरसाइज अपने आप में एक वर्ब है, इसके लिए अलग से वर्ब डू डज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिया ताकि आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाए। अगर इस एक्सरसाइज को मैं एक्सरसाइजिंग कर दूंगा तो दोस्तों आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा, तो इसलिए मैंने करने के लिए डूइंग ले लिया, डू के साथ आईएनजी लगा दिया, और ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने ले लिया व्यायाम को, मतलब एक्सरसाइज को, क्योंकि ये एक नाउन भी है। तो दोस्तों सेंटेंस क्या बना? आई विल बी डूइंग एक्सरसाइज, यहां तक कंप्लीट है। कब कर रहा हूंगा मैं एक्सरसाइज? तो उस वक्त कर रहा हूंगा, तो उस वक्त के लिए मैंने लिख दिया दैट टाइम। तो सेंटेंस बना मैं उस वक्त व्यायाम कर रहा हूंगा, आई विल बी डूइंग एक्सरसाइज दैट टाइम। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? वह 10 बजे ध्यान करता होगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि आपको किसी व्यक्ति से मिलना है और आप मुझसे आके पूछते हैं कि यार मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, मैं कल उससे मिलूंगा 10 बजे, वो कल 10 बजे क्या करता होगा, मतलब क्या कर रहा होगा। पहले तो आप ही पूछते हैं कि कल 10 बजे वो क्या करता होगा, मतलब क्या कर रहा होगा। तो मैं बोलूंगा यार वह 10 बजे ध्यान करता होगा, मतलब वो ध्यान कर रहा होगा 10 बजे कल। तो कल आप 10 बजे उससे मत मिलिएगा, बाद में जा सकते हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये कॉन्टिन्यूअस है फ्यूचर का। वह के लिए हमने लिखा ही, फिर विल लेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर हम बी लेंगे तो बी ले लिए। अब करने के लिए हमने लिख लिया डू, साथ में आईएनजी, तो ये हो गया डूइंग। अब क्या करना होगा? तो ध्यान के लिए लिख दिया हमने मेडिटेशन। सेंटेंस क्या बना? ही विल बी डूइंग मेडिटेशन। अब इधर हमने क्या लिखा है? मेडिटेटिंग। तो ये हमने अलग से क्यों लिखा है? तो दोस्तों जो मैंने यहां पे किया था वही मैंने यहां पे भी किया है। अगर मैं मेडिटेशन को खुद ध्यान करने को अगर वर्ब के रूप में ले लूं तो मैं मेडिटेट के साथ ही आईएनजी लगा दूंगा और ये बन जाएगा मेडिटेटिंग, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो मैंने क्या किया? डू को करने के लिए लगा दिया और ध्यान के लिए मैंने लगा दिया मेडिटेशन, तो ये बना डूइंग मेडिटेशन। नहीं तो अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट ना लेना चाहे तो खाली मेडिटेटिंग कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही विल बी मेडिटेटिंग। अभी सेंटेंस क्या बना है? ही विल बी डूइंग मेडिटेशन। एक तरह से बना, दूसरे तरह से हम कैसे बना सकते हैं? ही विल बी मेडिटेटिंग। तो दो वाक्य बन गए एक साथ हमारे, एक में ऑब्जेक्ट है और एक में ऑब्जेक्ट नहीं है। कब कर रहा होगा ध्यान? तो दोस्तों 10 बजे कर रहा होगा ध्यान, या फिर 10 बजे ध्यान करता होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया एट 10 o'clock। इस तरह से हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के अंतर्गत कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव का फर्स्ट पार्ट, रूल नंबर 1 अफर्मेटिव, कंप्लीट कर लिया है। याद रखिएगा ये रिकॉग्नाइजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिकॉग्नाइजन को अगर आप एक बार समझ गए तो नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव के वाक्य बनाना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन पहचान के मामले में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इधर उधर भटके। कैन स्ट्रीम के अंतर्गत जो आपको पहचान बताया जा रहा है इसी पहचान पे आप फोकस करिएगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 2 नेगेटिव के वाक्यों को। दोस्तों फ्यूचर टेंस कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव के अंतर्गत रूल नंबर 2 होता है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। आप सभी जानते हैं नकारात्मक का मतलब होता है कि कोई भी वाक्य जिसमें हमको नहीं जोड़ करके उस वाक्य को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। क्योंकि नकारात्मक से सीधा स्पष्ट है कि जब कभी भी हम किसी वाक्य में नहीं जोड़ते जाएंगे तो वो सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएगा। तो दोस्तों हमको नहीं जोड़ना इसमें जरूरी होता है। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेंट वांट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हमने परिवर्तन क्या किया रूल में। जब अफर्मेटिव
अफर्मेटिव से हम नेगेटिव में आए, रूल नंबर 1 से रूल नंबर 2 में आए, तो दोस्तों सेल विल को हमने सेंट वांट कर दिया। अब सेल में हमने एंटी लगा के सेंट कर दिया, विल में हमने एंटी लगा के वांट कर दिया। मैं फिर से कहूंगा आपको, एंटी लगाने से सेलेंट वॉलेंट नहीं होता, सेंट वांट होता है। अब हमने बी को बी रहने दिया, वर्ब आईएनजी अपनी जगह है, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह है। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल को, क्योंकि नोट तो आपको क्लियर है, सेल से ही सेंट बना है और विल से ही वांट बना है, तो जिसके साथ सेल लगा था उसी के साथ सेंट लगेगा, जिसके साथ विल लगा था उसी के साथ वांट लगेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? हमें नवंबर में गर्मी नहीं लगती होगी। लगती होगी मतलब हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून का महीना चल रहा है। अब हम लोग बात कब के बारे में कर रहे हैं? आने वाले नवंबर दिसंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हमें नवंबर में गर्मी नहीं लगती होगी, मतलब हमें नवंबर में गर्मी नहीं लग रही होगी, मतलब हम गर्मी महसूस नहीं कर रहे होंगे। तो उसके लिए हमने लिया, हमें सब्जेक्ट है तो हमें के लिए हमने ले लिया वी। अब वांट, चूंकि हमको सेंट लेना नहीं है तो हमने ले लिया वांट। बी है तो बी। अब क्या क्रिया हो रही है? महसूस होने की या फिर लगने की। तो महसूस होना या फिर लगना, कोई भी चीज हमें जो महसूस होती है या फिर जो हमें लगती है, जैसे प्यास लगती है, भूख लगती है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, उसके लिए हम लोग फील का इस्तेमाल करते हैं। अब फील के साथ हमको क्या लगाना है? आईएनजी। तो ये हो गया फीलिंग। अब क्या नहीं लग रही होगी? तो गर्मी नहीं लग रही होगी, तो गर्मी को बोलते हैं हॉट, तो हमने लिख दिया हॉट। अब कब नहीं लग रही होगी? तो नवंबर में, तो मई के लिए हमने लिख दिया इन और नवंबर को हमने नवंबर लिख दिया। इस तरह से दोस्तों सेंटेंस हमारा बना, वी वांट बी फीलिंग हॉट इन नवंबर। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, दिसंबर में बारिश नहीं हो रही होगी। नहीं हो रही होगी, तो दोस्तों इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या? देखिए बारिश होना अपने आप में क्रिया है। मैं जब आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था बारिश होना अपने आप में एक क्रिया है। अब दोस्तों देखिए, दिसंबर कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु है क्या जो इस कार्य को कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जब कभी भी कोई वाक्य जिसमें सब्जेक्ट ना हो, इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, तो उसमें हमको एक डमी सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। डमी सब्जेक्ट होता है इट या फिर देयर। तो हम यहां पर इट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यह एक्टिव वॉइस के वाक्य है और जो बिना सब्जेक्ट के पूरे नहीं हो सकते। अगर हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हमको सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट के रूप में इट ले लिया। अब इट के साथ हम लोगों ने वांट लगा दिया, बी है तो हमने बी लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है? बारिश होने की। तो बारिश होने को हम बोलते हैं रैन, और रैन के साथ हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो यह हो गया रैनिंग। अब कब बारिश नहीं हो रही होगी? तो दिसंबर में, तो मई के लिए इन और दिसंबर का दिसंबर। तो सेंटेंस बना, इट वॉन्ट बी रेनिंग इन दिसंबर। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, रोहन सफेद कमीज नहीं पहना होगा का मतलब क्या है? हो सकता है कोई व्यक्ति स्टेशन जा रहा है उसको लेने के लिए, और वो मुझसे पूछता है कि यार उसने कहा था, मतलब रोहन ने कहा था कि मैं सफेद कलर की कमीज पहना होऊंगा या फिर पहना रहूंगा, तो क्या वो सफेद कलर का कमीज पहना रहेगा? और मान लीजिए मुझे मालूम है कि जिस दिन रोहन आ रहा है उस दिन संडे है और संडे को वो सफेद कमीज नहीं पहनता, तो मैं क्या कहूंगा कि यार रोहन सफेद कमीज नहीं पहना होगा, मतलब सफेद कलर की कमीज उसके देह पे, उसके शरीर पर नहीं होगा। तो उसको दर्शाने के लिए मैं कहूंगा कि रोहन सफेद कमीज नहीं पहना होगा, मतलब फ्यूचर में ये कॉन्टिन्यूअस की बात है, मतलब कंटिन्यू नहीं रहेगा वो सफेद कलर का कमीज उसके शरीर के ऊपर। आप बात को समझ रहे होंगे, पहना ही नहीं रहेगा सफेद कमीज तो वो कंटिन्यू कैसे रहेगा उसके शरीर पर? पहना रहेगा तो कंटिन्यू है। जब घर से निकला तो भी वो पहना था उसी को, और जब उससे मिलता है तो भी उसको पहना हुआ है, तो वो कंटिन्यू हुआ ना। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं है क्योंकि वो पहना ही नहीं होगा। अब देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सब्जेक्ट है रोहन, तो हमने लिख दिया रोहन, हमने ले लिया यहां से वांट, अब हमने ले लिया बी। अब क्या क्रिया हो रही है? पहनने की। तो दोस्तों पहनने के लिए आप एक छोटी सी चीज देखिए, आप लोग इस्तेमाल करते हैं वियर का। ये वियर क्या होता है? वियर मतलब होता है पहनना। अब दोस्तों इस वियर को हम फ्रेजल वर्ब्स में जब लिखते हैं, एक अच्छा भाषा में हम लिखते हैं, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हैं फ्रेजल वर्ब्स का हम, जो कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में या फिर एडवांस इंग्लिश में काफी प्रचलन में है। तो पहनने को हम लोग बोलते हैं पुट ऑन, PUT, पुट और ऑन। ये हो गया पुट ऑन। पुट ऑन मतलब भी होता है पहनना और वियर मतलब भी होता है पहनना। तो हमने यहां पे पुट ऑन ले लिया। अब दोस्तों हमको क्या करना है? वर्ब के साथ ING लगाना है। तो आप मुझे ये बताइए कि पुट वर्ब बनता है कि ऑन वर्ब बनता है?
पुट मतलब रखना होता है या फिर पुट मतलब पहनना होता है ऑन के साथ लगा के, तो दोस्तों वर्ब के रूप में पुट ही होता है, ऑन नहीं होता। कभी भी आप बोलते हैं कि लाइट ऑन कर दो, तो लाइट ऑन करना वर्ब नहीं है, स्विच ऑन द लाइट है, तो स्विच के साथ ऑन लगता है। लाइट बंद कर दो तो स्विच ऑफ द लाइट होता है, ऑफ द लाइट नहीं होता है। तो दोस्तों उसी तरह से ये ऑन आपका वर्ब नहीं है, तो पुट हमारा वर्ब है, तो हमको आईएनजी किसके साथ लगाना पड़ेगा, पुट के साथ लगाना पड़ेगा। तो पुट पे आईएनजी लगाया तो ये बन गया पुटिंग, और ऑन अपनी जगह स्टेबल है। तो पुटिंग ऑन के बाद क्या बचा, सफेद कमीज। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बचा, सफेद कमीज, तो हमने यहां पे लिख दिया व्हाइट शर्ट। अब सेंटेंस क्या बना, रोहन वांट बी पुटिंग ऑन व्हाइट शर्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, मैं कल 5 बजे बच्चों को नहीं पढ़ा रही होंगी। मान लीजिए कोई एक लड़की है जो रोज बच्चों को पढ़ाती है। अब अचानक उसकी सहेली बोलती है कि यार कल मैं 5 बजे आपके साथ घूमने आऊंगी या आपके घर घूमने आऊंगी, लेकिन आप तो कल 5 बजे पढ़ा रही होंगी बच्चों को, तो मैं आऊं कि मत आऊं। तो वो अपनी सहेली को बोलती है कि यार मैं कल 5 बजे बच्चों को नहीं पढ़ा रही होंगी, तुम आ जाना। मतलब कल 5 बजे आने वाले भविष्य के कल वाले 5 बजे में मैं ये कार्य नहीं करती रहूंगी, इस कार्य में मैं कंटिन्यू नहीं रहूंगी, तुम आ सकती हो। अच्छा, इस वाक्य को हम कितने तरह से बना सकते हैं, देखिए इस वाक्य को हम इधर उधर करके देखते हैं। जैसे कि मैं कल 5 बजे बच्चों को नहीं पढ़ा रही होंगी। अब इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, कल 5 बजे, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। अब बोलिए कल 5 बजे मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही होंगी, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका तो आप खुद देख रहे हैं कि मैं कल 5 बजे बच्चों को नहीं पढ़ा रही होंगी। तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही होंगी कल 5 बजे। 3 तरीका हो गया इसका। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों हमें वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। एडिशनल जो शब्द इसमें आ रहे हैं, अतिरिक्त शब्द जो इसमें आ रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स, उसको हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे हम सामने में लगाएं या पीछे में लगाएं। फिलहाल मैं इसको पहले ट्रांसलेट करता हूं, फिर आगे पीछे करके आपको मैं बताता हूं। सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, मैं, तो मैं को हम लोग बोल देंगे आई, क्योंकि मैं कर रहा है ना कार्य पढ़ाने का, या फिर नहीं करने का कार्य भी कौन कर रहा है, मैं। तो मैं को हम बोलते हैं आई, तो हमने आई लिख दिया। सेंट वांट में से हमने वांट लिख लिया। बी है तो हमने बी ले लिया। क्या क्रिया हो रही है, पढ़ाने की, तो पढ़ाने को बोलते हैं टीच। टीच के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो ये हो गया टीचिंग। अब किसको पढ़ाने की बात हो रही है, तो बच्चों को, तो बच्चों के लिए हमने लिख दिया चिल्ड्रन। अब कब की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, टुमारो। फिलहाल अभी आप देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब मिल गया है हमको। आई सब्जेक्ट हो गया तो ये सब्जेक्ट, वांट हेल्पिंग वर्ब हो गया तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। बी हमने ऑलरेडी लगा दिया है। वर्ब आईएनजी है टीचिंग, तो हमने टीचिंग लगा दिया है। ऑब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रन, तो हमने चिल्ड्रन लगा दिया है। इसके बाद के शब्दों को देखिए, कल 5 बजे, ये हमारे लिए अतिरिक्त शब्द है। तो दोस्तों इसको आप कहीं भी डाल सकते हैं, कहीं भी फेंक सकते हैं। हमने इसको लास्ट में फेंक दिया, टुमारो एट 5 o'clock कर दिया। इसको हम सामने भी ला सकते हैं, कैसे, देखिए इसको सामने ला के देखिए तो क्या बनेगा, टुमारो एट 5 o'clock, टुमारो एट 5 o'clock आई वॉन्ट बी टीचिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही होंगी। कल शाम 5 बजे मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही होंगी। तो दोस्तों इस टुमारो एट 5 o'clock को आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों इस तरह से हम रूल नंबर 2 नेगेटिव के वाक्यों को बनाते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव के वाक्यों को। जैसा कि आप सभी को स्पष्ट है कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक मतलब क्या, कि इन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, कब, कहां जैसे शब्द आपको देखने के मिलेंगे। इसके बिना आप इंट्रोगेटिव के वाक्य नहीं बना सकते। तो दोस्तों देखिए इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब इसमें हमने किया क्या है, देखिए अफर्मेटिव का रूल अगर आप याद करें तो हमने लिखा था सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का रूल जब हमने लिखा तो हमने सिर्फ क्या किया, इसके क्रम को बदल दिया, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के क्रम को हमने बदल दिया। हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आ गए और सब्जेक्ट को हमने अंदर धकेल दिया। तो इस तरह से रूल बना, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों नोट तो आप जानते ही हैं कि शैल और विल किसके साथ लगेगा, इसमें आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं हमें। अब सीधा एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। क्या रोहन पतंग उड़ा रहा होगा, इसका आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं क्या। ये क्रिया जो है ये भविष्य में हो रही होगी,
क्यों हो रही होगी? क्योंकि अभी आप पूछ रहे हैं कि यार मुझे कल रोहन से मिलना है, तो रोहन कल क्या कर रहा होगा? क्या कल वो पतंग उड़ा रहा होगा? क्योंकि वो रोज पतंग उड़ाते हुए मुझे दिखता है, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ वो पतंग उड़ा रहा होगा, या फिर नहीं वो पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, क्योंकि कल रविवार है और रविवार को वो अपने गांव वापस चला जाता है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि यहां पे मैंने इसका आंसर यस नो में दे दिया। तो यस नो में अगर इसका आंसर हमने दे दिया तो इसमें क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में ले लिया विल को। अब विल के बाद सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है रोहन, तो हमने रोहन लगा दिया। अब बी कहा रूल ने, तो हमने बी लगा दिया। क्या क्रिया हो रही है? उड़ाने की, तो उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई। फ्लाई के साथ हमको क्या लगाना है? आईएनजी, तो हमने लगा दिया आईएनजी। अब किसको उड़ाना है? तो पतंग को उड़ाना है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखिए, अगर रोहन अकेला है अगर, तो रोहन एक ही पतंग तो उड़ाएगा, तो पतंग के सामने हमने लिख दिया अ, और ये काइट, और चूंकि काइट एक नाउन भी है, काइट मतलब होता है पतंग, तो दोस्तों सेंटेंस क्या बना? विल रोहन बी फ्लाइंग अ काइट। साथ में आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, वह मेरा इंतजार क्यों कर रही होगी? क्यों कर रही होगी? अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों के लिए हमने क्या लगा दिया? वाई। अब वाई तो हमने लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब हमको क्या लेना है? विल, तो हमने लिख दिया यहां पे विल। अब दोस्तों सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह, तो वह के लिए हमने लगा दिया सी, क्योंकि ये एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम लोग सी लगाएंगे। रूल ने कहा बी लगाओ, तो हमने बी लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है? इंतजार करने की क्रिया हो रही है। तो इंतजार करना अपने आप में एक क्रिया होता है, वेट जिसको बोलते हैं, और वेट के साथ हमको क्या लगाना है? आईएनजी, तो हमने लगा दिया वेटिंग। अब किसका इंतजार करना है? तो मेरा इंतजार। मेरा इंतजार मतलब आप मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरा क्या इंतजार होगा? मेरे लिए इंतजार होगा। तो मेरे लिए या फिर मेरे के लिए हम लोग लिख देते हैं फॉर। अब मेरा के लिए हमने लिख दिया मी। अब सेंटेंस क्या बना? वाई विल सी बी वेटिंग फॉर मी? वह मेरा इंतजार क्यों कर रही होगी? एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, क्या रसोइया सब्जी काट रहा होगा? अब इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं क्या? हाँ, रसोइया सब्जी काट रहा होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर समय के बारे में आप बात कर रहे हैं, भविष्य के, जिस समय रसोइया सब्जी काट रहा होगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो आप उसका आंसर यस नो में दे सकते हैं कि हाँ रसोइया सब्जी काट रहा होगा, या हाँ, या फिर नहीं रसोइया सब्जी नहीं काट रहा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर यस नो में मिला, तो हमको क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब है विल, तो हमने ले लिया विल। अब रसोइया को क्या बोलते हैं? चूंकि रसोइया सब्जेक्ट है ना, तो रसोइया को हम बोलते हैं कुक, तो हमने लिख दिया द कुक। अब हमें बी लेना है, तो हमने ले लिया बी। अब क्या क्रिया हो रही है? काटने की। किसको काटने की? सब्जी को। तो दोस्तों काटने के लिए आप कटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चॉप मतलब भी होता है सब्जी को काटना। हमने फिलहाल यहाँ पे कट लिया है, कट के साथ हमने लगाया आईएनजी, तो ये हो गया कटिंग। किसको काटने की बात हो रही है? तो सब्जी को। सब्जी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिख दिया वेजिटेबल्स। और सब्जियां बहुत सारी होंगी भाई, बहुत सारी सब्जियों को आप बनाते हैं एक साथ, और कई प्रकार की सब्जी होती है, वेराइटीज होते हैं उसमें, तो हमने लिख दिया यहाँ पे वेजिटेबल, साथ में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बना विल द कुक बी कटिंग वेजिटेबल्स। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? क्या चपरासी घंटी बजा रहा होगा? आमतौर पर होता क्या है, किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जो होता है, जो प्यून होते हैं, चपरासी होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर समय पे घंटी बजाते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको पूछता है कि क्या कल चपरासी 4 बजे घंटी बजा रहा होगा छुट्टी का? क्योंकि हो सकता है कल किसी टीचर ने कहा है कि कल मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, और आपको डाउट है कि कल 4 बजे घंटी बजेगा कि नहीं बजेगा, चपरासी कल घंटी बजाएगा कि नहीं बजाएगा। तो आप मुझसे पूछेंगे यार कल चपरासी 4 बजे घंटी बजा रहा होगा या नहीं बजा रहा होगा? तो उसका आंसर मैं यस नो में दे सकता हूं, हाँ बजा रहा होगा, या फिर नहीं बजा रहा होगा। आंसर मिल गया यस नो में। अब हमको इसमें क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता नहीं है, तो सेल विल में से हमको किसको लेना है? विल को। हमने ले लिया विल। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें? चपरासी, तो चपरासी को बोलते हैं द प्यून, तो हमने लिख दिया द प्यून। अब बी लेना है, तो हमने बी ले लिया। अब क्या क्रिया हो रही है? बजाने की। बजाना एक क्रिया है, तो बजाने के लिए हम लोग लिखेंगे रिंग, साथ में हमको आईएनजी लेना है, तो ये हो गया रिंगिंग। अब दोस्तों किसको बजाना है? तो घंटी को बजाना है, तो हमने लिख दिया द बेल। सेंटेंस कुल मिलाकर क्या बना? विल द प्यून बी रिंगिंग द बेल। तो दोस्तों इस तरह से हमने रूल नंबर 3 इंट्रागेटिव के वाक्यों को पूरा कर लिया। आइए एक प्रैक्टिस करके देखते हैं, इसी इंट्रागेटिव को हम इंट्रागेटिव नेगेटिव में तब्दील कर सकते हैं क्या? बिना एग्जाम्पल को बदले, बिना रूल में ज्यादा छेड़छाड़ किए, सिर्फ कुछ शब्दों को बदलेंगे और हम प्रयास करके देखते हैं कि इसको इंट्रागेटिव से इंट्रागेटिव नेगेटिव में लेके जा सकते हैं क्या? क्योंकि हमको 4 रूल पढ़ना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव। 3 रूल हमने अभी कंप्लीट कर लिया, चौथे रूल इंट्रागेटिव नेगेटिव को चलिए हम देखते हैं। तो अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं,
इस रूल नंबर 3 को मैं लिख दूंगा रूल नंबर 4। इस 3 को मैंने मिटा के लिख दिया यहां पे 4। यहां पे सिर्फ इंट्रागेटिव लिखा हुआ है और हमको बनाना क्या है, इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो मैंने यहां पे इंट्रागेटिव के साथ जोड़ दिया नेगेटिव। अब ये क्या बन गया, इंट्रागेटिव नेगेटिव। अब रूल में भी तो कुछ परिवर्तन आएगा, तो रूल में हम क्या करेंगे दोस्तों, कभी भी इंट्रागेटिव से इंट्रागेटिव नेगेटिव में जाते हैं तो सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देते हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव में जाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देते हैं। बाकी कोई परिवर्तन रूल में नहीं आएगा। तो चलिए करके देखते हैं। इस सैल को हम लोग क्या लिख देंगे, सेंट लिख देंगे। तो ये हो गया एंटी सेंट। अब विल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वांट करना पड़ेगा। चूंकि हम इसमें एंटी जोड़ेंगे तो ये हो गया ओ और एंटी, तो ये हो गया वांट, तो सेंट वांट। अब रूल क्या बन गया, इंट्रागेटिव नेगेटिव का क्वेश्चन वर्ड सेंट वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। ये सेल विल जो है ये भी सेंट वांट हो जाएगा, आप सबको मालूम है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो चलिए मैं इसको भी बदल देता हूं। ये हो गया सेंट और ये आपका हो गया वांट। तो इस तरह से सेंट वांट मैंने इसको भी बदल दिया। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। क्या रोहन पतंग उड़ा रहा होगा, इंट्रागेटिव का वाक्य है, इसको इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाते हैं। क्या रोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। दोस्तों इसमें केवल मैंने नहीं जोड़ दिया और ये बन गया इंट्रागेटिव नेगेटिव के वाक्य। अब हमको करना क्या है, ये जो ट्रांसलेशन आप देख पा रहे हैं, इस ट्रांसलेशन में केवल हमको नॉट जोड़ते जाना है, मतलब एंटी जोड़ते जाना है। लेकिन किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, विल। तो चलिए विल के साथ मैं नॉट जोड़ देता हूं। तो विल के साथ हम नॉट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये वांट बन जाएगा। ये बन गया वांट। अब सेंटेंस ट्रांसलेट हो चुका है, देखिए कितनी आसानी से। वांट रोहन बी फ्लाइंग अ काइट, क्या रोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। कुछ ज्यादा करना पड़ेगा हमको। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 को, वह मेरा इंतजार क्यों कर रही होगी। अब इसको इंट्रागेटिव नेगेटिव में लेते हैं। तो वह मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही होगी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नहीं। अब सेंटेंस क्या बना, वह मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही होगी। अब हमको इसको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ना है। तो यहां पे लिखा हुआ है विल। अब दोस्तों इस विल को हम क्या कर देंगे, वांट कर देंगे। तो वांट जैसे ही हमने किया सेंटेंस बना, व्हाई वांट सी बी वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। क्या रसोइया सब्जी काट रहा होगा, यह इंट्रागेटिव के वाक्य है। अब इसको हमको इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, सब्जी काट रहा होगा। तो सब्जी के बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, नहीं। तो ये हो गया नहीं। अब क्या बन गया, ये क्या रसोइया सब्जी नहीं काट रहा होगा। तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हम लोग नॉट लगा देंगे। तो विल में जब हम लोग नॉट लगाते हैं तो ये वांट बन जाता है ना जी। तो चलिए इसको हम लोग वांट कर देते हैं। अब ये हो गया वांट। सेंटेंस क्या बना, वांट द कुक बी कटिंग वेजिटेबल्स, क्या रसोइया सब्जी नहीं काट रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए। क्या चपरासी घंटी बजा रहा होगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, नहीं बजा रहा होगा। सेंटेंस क्या बन गया, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। भविष्य की बात कर रहे हैं हम लोग। अब दोस्तों इसको भी हम क्या करेंगे, विल को हटा करके वांट कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं इसको वांट। ये हो गया वांट। अब वांट द प्यून बी रिंगिंग द बेल। हमने क्या किया, इंट्रागेटिव से जब हम इंट्रागेटिव नेगेटिव में गए तो केवल हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने नॉट जोड़ना शुरू कर दिया। सेल को सेंट बना दिया, विल को वांट बना दिया। बाकी रूल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कि तैसा है। आप इंट्रागेटिव के वाक्यों में नहीं जोड़ देते हैं। कौन से वाक्य में, हिंदी के वाक्यों में। तो यह क्या बन गया, इंट्रागेटिव नेगेटिव बन गया। अब इंग्लिश के वाक्यों में जिसको हमको ट्रांसलेट करना है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हम विल और सेल को वांट करते जाएंगे, मतलब एंटी जोड़ते जाएंगे और बाकी कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है। और देखिए सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। कितना आसान है ये ट्रिक। आप इसी तरह से बना सकते हैं, इंट्रागेटिव से इंट्रागेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नॉट लगा करके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट के भाग को। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।